नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे भूगोल की लिस्टिंग, जो कि आने वाली आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा है, आर का एग्ज़ाम है, या फिर जो भी वनडे एग्ज़ाम या फिर जो भी एग्ज़ाम जिसमें ज्योग्राफी आपके सिलेबस में है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय सर्वेक्षण की भूगर्भिक विरासत स्थल। ठीक है, तो राज्यवार वितरण हम देखेंगे कौन कौन सी इमारतें हैं। आंध्र प्रदेश में देखिए बेराइट की ज्वालामुखी परतें, मनगमपेटा उडप्पा जिला। ठीक है, एपिशियन संगति चित्तौड़ जिला है। राष्ट्रीय भूगर्भिक मेहराब यहाँ स्थित है। तिरुमाला की पहाड़ियाँ भी आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। ठीक, इसके अलावा चित्तौड़ जिला इत्यादि ये सारी चीज़ें। केरल की बात करें तो यहाँ है लेटेराइट अगंधीपुरम, मालापुरम जिले के पास, और वरकला भृगु स्टेशन तिरुवनंतपुरम जिला। ठीक, तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ है काष्ठ जीवाश्म तिरुवक्कराय। ठीक, राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क। ठीक है, सेंट थॉमस पर्वत। ठीक है, आगे गुजरात में देखा जाए तो तलछटी संरचनाएं हैं यहाँ पर, पंचमहल जिला। ठीक है, याद रखिएगा ये नाम। राजस्थान में है स्ट्रोमेटोलाइट पार्क, आकल काष्ठ जीवाश्म पार्क, किशनगढ़ नेफेलाइन स्पेनाइट और सतूर की विशाल सीमा दरार, ये राजस्थान में स्थित है। महाराष्ट्र में लोनार झील है। छत्तीसगढ़ में निम्न परमियन सागरीय धरातल है। कर्नाटक में गांठदार लावा सेंट मेरी द्वीप है। ठीक है, सेंट मेरी द्वीप नाम याद रखिएगा, कर्नाटक में स्थित है। हिमाचल में शिवालिक पार्क है। उड़ीसा में लॉएस का लावा तकिया नोमीरा। झारखंड में पौधा जीवाश्म राजमहल प्रक्रम, ये सारी चीज़ें। नागालैंड में नागा पहाड़ी है और सिक्किम में डोलेमाइट संबंधित स्ट्रोमेटालाइट यानी बक्सा चूना पत्थर संरचना। ठीक, आगे देख लेते हैं हिमालय क्षेत्र के प्रमुख हिमनद। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ग्लेशियर देखेंगे किस स्थान पर है और इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर की अगर बात करें तो ये काराकोरम में स्थित है, जो कि नुब्रा घाटी में काराकोरम रेंज पर स्थित है, और ये ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। बियाफो की बात करें तो ये भी काराकोरम में है। लद्दाख का जो बाल्टिस्तान क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। ये शिगर नदी बियाफो और बाल्टोरो के पिघले पानी से बनती है और हिस्पार के बाद दूसरा सबसे ऊंचा ग्लेशियर है ये बियाफो, याद रखिएगा। चोगोलुंगमा की बात करें तो ये भी काराकोरम में, जो कि गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है। गंगोत्री जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो उद्गम है ये चौखंबा के नीचे एक चक्र में होता है। ठीक है, और इसका जो अंत बिंदु है इसको गोमुख या गौमुख कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये गाय के मुख के जैसा दिखता है। रीमो की बात करें जो कि लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र में स्थित है, जो कि श्योक नदी का उद्गम जो है वो रीमो ग्लेशियर से होता है। हिस्पार की बात करें गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है, जो कि सबसे लंबी हिमनद प्रणाली है। ठीक है, आगे जेमू जो कि सिक्किम नेपाल में स्थित है, ये पूर्वी हिमालय में सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ये तीस्ता नदी को पोषित करता है। द्रंग की बात करें हिमालयन रेंज में है, जो कि जम्मू कश्मीर में जास्कर रेंज में स्थित है। शफत ये भी लद्दाख के हिमालयन रेंज में है। सोना पानी जो है ये लाहौल और स्पीति क्षेत्र की चंद्र घाटी में स्थित है, जो कि रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल रेंज का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सोना पानी। आगे बढ़ते हैं। आगे मिलाम ग्लेशियर है। मिलाम ग्लेशियर जो उत्तराखंड में स्थित है, जो कि गौरी गंगा नदी का प्रमुख स्रोत है और कुमायूं हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद है। रूपल कश्मीर में है, जो कि ग्रेटर हिमालय में स्थित, यह पूर्व की ओर बहता है। गंगरी की बात करें ये हिमालयन रेंज में ननकुन पर्वत पर स्थित है, जो कि ननकुन चोटी में सबसे बड़ा ग्लेशियर है। बाराशिगरी हिमाचल प्रदेश के लाहौल की चंद्र घाटी में स्थित है, जो कि गंगोत्री के बाद हिमालय का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, जो कि लाहौल की चंद्रा घाटी में है।
डायमिर या नंगा पर्वत की बात करें, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, और डायमिर पहाड़ों को पहाड़ों के राजा के रूप में जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। पिंडारी जो है ये उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में है, जो कि पिंडारी नदी को जन्म देता है। छोंगकुमादान काराकोरम में है। लद्दाख में ये श्योक नदी के लिए खतरा है और इसको अवरुद्ध करता है। बाल्टोरो भी काराकोरम में है। तो ठीक है, ये आपने देख लिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट। कौन सी नदी निकलती है, कहाँ पर इसका स्थल है, किस रेंज में ग्लेशियर स्थित है, यही सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर हिमालय के प्रादेशिक भाग देख लीजिए। कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय और असम हिमालय। जिसमें कुमायूं हिमालय जो है ये सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में है। और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। बहुत ही छोटी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एग्जाम में पूछी जाती है। फिर अगला है भूकंप परिमाण का रिएक्टर स्केल। तो इसमें देखिए 1 से लेकर के 2.9 के बीच में ये माइक्रो श्रेणी में आता है। ये रिकॉर्ड करने योग्य है, लेकिन मनुष्यों के द्वारा महसूस नहीं किया जाता है। 3 से लेकर के 3.9 माइनर श्रेणी में आता है, ये लोगों द्वारा महसूस किया जाता है। 4 से 4.9 लाइट श्रेणी में आता है, ये बिना किसी नुकसान के लोगों के द्वारा महसूस किया जाता है। 5 से 5.9 मॉडरेट श्रेणी में, ये मामूली नुकसान के साथ सभी को महसूस होता है। 6 से 6.9 स्ट्रॉन्ग श्रेणी में आता है, इसमें आबादी वाले क्षेत्रों में मध्यम क्षति होती है। 7 से 7.9 मेजर कैटेगरी में आता है, इसमें गंभीर नुकसान होता है, जीवन की हानि होती है। और 8 जो है ये ग्रेट श्रेणी में आता है, इसमें गंभीर विनाश और जीवन की क्षति होती है। ठीक है, तो ये अपने आपने देख लिया रिएक्टर स्केल में परिमाण और किस कैटेगरी में आते हैं। आगे है भारत के मुख्य भूकंप और उनकी तीव्रता देख लीजिए। 1819 में भुज कच्छ में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 8 थी। ठीक है, 1885 में सोपोर कश्मीर में 7 तीव्रता का भूकंप। 1897 में शिलोंग में 8.7 तीव्रता। 1905 में कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में 8 तीव्रता। 1934 में बिहार नेपाल सीमा पर 8.3 तीव्रता। 1950 में अरुणाचल प्रदेश असम की सीमा पर 8.5 की तीव्रता। 1867 में कोयना महाराष्ट्र 6.5। 1991 में उत्तरकाशी 6.6। 2001 में भुज गुजरात 8.1। 2004 में अंडमान निकोबार, यहाँ पर 9 तीव्रता का भूकंप आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है इसमें देख लीजिए। अगला हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये है अपवाह प्रतिरूप के प्रकार। ठीक है, तो इसका विवरण देखेंगे और कौन सी नदियाँ हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसमें सहयोग करती हैं, उनको भी देखेंगे। सबसे पहले है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है कि जिनका अपवाह जो है वो पेड़ की शाखाओं के जैसा हो। ठीक है, इसीलिए इनको वृक्षाकार कहते हैं। जैसे ये बनाती हैं उत्तरी मैदान की नदियाँ, जैसे आपकी सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। समानांतर अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि ये पैटर्न जो है लंबा होता है, समानांतर होता है। समानांतर भू आकृतियों तथा ध्यान देने योग्य ढलान वाले क्षेत्रों में ये विकसित होता है। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में जो सहायक नदियां हैं वो अक्सर सलान के ढलान का अनुसरण करते हुए समानांतर तरीके से विस्तारित होती हैं। इनके लिए ऐसा करती हैं पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां, जैसे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा। ठीक है, अब अगला है जालीदार अपवाह प्रतिरूप। नाम देख लीजिए, इसमें क्या है, प्रमुख नदियां जो है वो एक दूसरे के समानांतर बहती हों और जो सहायक नदियां हैं वो उनसे समकोण बनाती हों। तो प्रमुख नदियां अगर ऐसे समानांतर बहेंगी और सहायक नदियां समकोण बनाएंगी तो क्या होगा, जाली जैसी संरचना जो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करती हैं हिमालय क्षेत्र के ऊपर भाग में नदियाँ, जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हुई। ठीक, आगे बढ़ते हैं आयताकार अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, जहाँ
भ्रंश पाए जाते हैं, यानी किसी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा जहाँ पृथ्वी की परत टूट जाती है वहाँ पर ऐसा प्रतिरूप देखने को मिलता है। ठीक है, यह पैटर्न जो है मजबूती से जुड़ी चट्टान वाले भूभाग पर विकसित होता है। तो इसमें है आपकी विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जलधाराएं, जैसे चंबल, बेतवा, केन, ये सभी आयताकार अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। अब अरीय अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? इसमें क्या है कि जब नदियाँ जो है किसी पर्वत से निकल करके सभी दिशाओं में बहती हैं, इनको रेडियल या अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे अमरकंटक पर्वतमाला से निकलने वाली नदियाँ नर्मदा है, सोन नदी है, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, ये बनाती हैं अरीय अपवाह प्रतिरूप। अब सेंट्रीपेटल अपवाह प्रतिरूप भी देख लीजिए। तो जब सभी दिशाओं से नदियाँ बह करके किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं, तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को सेंट्रीपिटल या फिर अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। जैसे आपका लोकटक झील है मणिपुर का। तो ये जो मैंने अपवाह प्रतिरूप बताए सेंट्रीपिटल, और ये हो गया आयताकार है, जालीदार, समानांतर और वृक्षाकार। ये देखिए ज़्यादा टफ तो है नहीं, नाम से ही पता चल जा रहा है। जो नदियाँ ऐसा करती हैं उनका नाम आप देख लीजिएगा। ठीक, अब अगला एक इम्पॉर्टेंट एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि भारतीय जलवायु का कोपेन का वर्गीकरण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोड जरूर पूछता है, जलवायु का प्रकार पूछता है, तो देख लीजिए यही सब पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कोड है AW। ठीक है, तो ये जो जलवायु प्रकार है वो होता है उष्णकटिबंधीय सवाना। तो इसमें क्या होता है? इसमें होती हैं उष्णकटिबंधीय सवाना घास भूमि, मानसूनी पर्णपाती वनस्पतियाँ। इसमें तापमान चाहता है सबसे गर्म महीना मई, अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसमें वार्षिक तापमान की ऊंची सीमा होती है। वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से जुलाई से लेकर सितंबर तक वर्षा और शुष्क शीत। ठीक है, इसमें क्षेत्र कौन कौन से हैं AW यानी उष्णकटिबंधीय सवाना के? तो प्रायद्वीपीय भारत झारखंड है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला। ठीक है, ये आते हैं उष्णकटिबंधीय सवाना यानी AW में। आगे देखिए अगला आता है AMW यानी उष्णकटिबंधीय मानसून। तो ये है छोटा ठंडा मौसम, सदाबहार वर्षावन, जहाँ पे तापमान 24 से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड, बारिश जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के 200 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश ये पाए जाते हैं कोंकण, मालाबार तट, बैला महुआ क्षेत्र, तमिलनाडु का पठार, मिजोरम और त्रिपुरा का दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे AS की बात करें तो ये होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र, जहाँ शुष्क गर्मी पाई जाती है। माध्य मासिक तापमान जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, और ये जो बारिश होती है कुल वर्षा का 75% जो है वो सितंबर से लेकर के दिसंबर में प्राप्त होता है। जो कोरोमंडल के सहारे जो पतला क्षेत्र है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है BSHW जो कि आर्द्र शुष्क स्टेपी होता है। ये इसकी विशेषता ये है कि ये मार्च से लेकर के मई तक गर्म, शुष्क गर्मी इत्यादि। उच्च तापमान यहाँ पर 40 डिग्री होता है। जो मौसमी वर्षा होती है वो गर्मी के मौसम में होती है। इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, ठीक है, हरियाणा, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, यहाँ के क्षेत्र आते हैं। CWG की अगर बात करें तो ये है मध्य उष्मीय जलवायु, गंगा के मैदान के प्रभार की जलवायु। यहाँ पर गर्म मरुस्थल प्रकार की जलवायु होती है, शुष्क सर्दी होती है, औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठंडी के महीने में तापमान जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बारिश यहाँ पर बहुत ही कम 40 सेंटीमीटर से कम होती है। थार मरुस्थल वाला एरिया इसमें आता है। DFC जो है ये ठंडी आर्द्र सर्दी है। इसमें छोटी नम सर्दी पाई जाती है, नम गर्मी पाई जाती है। सर्दियों का तापमान लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड और गर्मियाँ जो है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। बारिश यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम में क्षेत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आगे है ई है ध्रुवीय जलवायु।
ये वर्ष के अधिकांश भाग जो है बर्फ़ से ढका रहता है। और सबसे गर्म महीने का तापमान हिमालय में, ठीक है। आगे देख लीजिए, मेन यही जान लीजिएगा, जम्मू कश्मीर का जो बर्फ़ से ढका हुआ भाग हो गया, और हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का जो भाग जो है अधिकतर जो बर्फ़ से ढका होता है वो इस कैटेगरी में आता है। ईटी जो है ये टुंड्रा है, यहाँ पे ध्रुवीय बर्फीली टोपियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। गहरी वनस्पतियाँ जमी होती हैं जिसमें काई, लाइकेन और लिखरी लकड़ी की झाड़ियाँ होती हैं। इसमें गर्मी महीने का औसत तापमान 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री के बीच में होता है। इसमें देखिएगा, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो अधिक ऊंचाई वाले स्थान हैं वो टुंड्रा वनस्पति के, टुंड्रा जलवायु के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो दोस्तों ये टॉपिक तो हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में। इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं। जितना मैंने पढ़ाया है उसको सुन के, शेयर करके, उसको नोट्स बना के बिल्कुल रट जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।